अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 नवंबर 2025 है, जुमेरात, थर्सडे का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि इमरान खान कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उनके हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की तशवीशनाक किस्म की अफ़वाहें गुज़िश्ता 24 घंटे से गर्दिश कर रही हैं, इनकी हकीकत क्या है, इन अफ़वाहों के पीछे क्या अग़राज़ व मकासद हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 26 नवंबर 2024 की जो ट्रेजेडी है, जो सानिया इस्लामाबाद का कत्ले-आम है, उसे किस तरह से याद किया, उनकी जो तकरीब थी उसकी स्ट्रेंथ्स क्या थीं और उनकी पूरी की पूरी जो रोईदाद है उसकी वीकनेसेस जो हैं, वो क्या हैं। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बैठ के वो ज़हनी तवाज़ुन खो रहे हैं, बाकायदा पागल होते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उनके पागलपन के जो असरात हैं, वो क्या हैं, क्या सिम्पटम्स हैं नवाज़ शरीफ साहब के पागलपन के। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोड़ी साहब को हटाने की और उनकी जो बचगाना हरकतें, बहरहाल उनको जो हटाने की कोशिश हो रही है, ये इससे पाकिस्तान में किस किस्म की सियासी तब्दीली लाई जा रही है, ये भी इसका भी क्विक एनालिसिस हम देखेंगे। अमेरिका में वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के ऊपर जो शूट आउट हुआ, जिसमें 2 नेशनल गार्ड्स के जो सिपाही हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं। उसका अब हमला आवर जो है वो एक अफ़गान शहरी निकल आया है। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं अमेरिका की सियासत में, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक बार फिर हिंदुस्तानी टेलीविज़न चैनल कह रहे हैं कि एक ख़ासी टेंशन जो है वो बिल्डअप हो रही है और उसमें हिंदुस्तान एक फैक्टर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पे मैं क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इमरान खान से बात का आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में आपने देखा कि पहले एक सेट ऑफ रूमर्स तो ये था कि इमरान खान को लगता है कि अडयाला जेल से कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है। जब उनकी अपनी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा एक धरने में अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिसे शायद मिस इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने किसी खदशे का इजहार किया, फिर सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने इससे डिस्कस किया। फिर कहते हैं कि एक अफगान सोशल मीडिया अकाउंट, गालिबन ट्विटर अकाउंट था, जिसमें से खबर नशर हुई कि खुदा न खास्ता इमरान खान जो हैं उन्हें मार दिया गया है। उसके बाद बहुत इस पे बहस शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इन तमाम अफ़वाहों की तरदीद भी की है और हुकूमत से जो रजीम है, बुनियादी तौर पे इसको हुकूमत नहीं कहना चाहिए, मुझे किसी ने कहा इसको रजीम ही कहना चाहिए। हुकूमत वो होती है जो लेजिटिमेट हो। तो जो रजीम से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इसकी क्लैरिफिकेशन दी जाए, इन तमाम अफ़वाहों को रद्द किया जाए, इमरान खान की सेहत के बारे में बताया जाए और उनकी फ़ौरी तौर पे मुलाकात करवाई जाए। अब आज उनकी मुलाकात का दूसरा दिन है। आपको याद होगा कि उनकी मुलाकात मंगल और थर्सडे को होती है और अब जुमेरात का दिन है। क्या आज के दिन में ये मुलाकात हो सकेगी? मुझे बहुत शक है कि आज के दिन में भी ये मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी और ये मुलाकात कहीं जाके 2 दिसंबर को होगी, बिकॉज़ दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है और वो है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने अपनी जो तकरीब है और अपना तमाम जो ट्रांज़िशन करनी है एज़ कमांडर ऑफ़ द डिफेंस फोर्सेस, वो उन्होंने कंप्लीट करनी है और 2 दिसंबर का जो मंगल आएगा उस वक़्त तक ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुकम्मल हो चुकी होंगी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अफ़वाहें फैलाई हैं, क्योंकि आप इसको बहुत इनोसेंट नहीं समझ सकते। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि ज़ाहिर है जब 21, 22, 23 दिन तक इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई और वो इनकम्युनिकाडो हो गए, तो लोगों के ज़हनों में तरह-तरह के ख़दशात जो हैं वो इमर्ज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों ने अपने इस खौफ़ का मुझसे इज़हार किया है कि शायद पाकिस्तान के इदारे और इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसको टेस्ट बैलून के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अगर इमरान खान को डिसअपीयर कर दें, इमरान खान को लोगों की नज़रों से ओझल कर दें, उसके बाद अफ़वाहें मशहूर कर दें कि उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, तो लोग उस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मेरे पास आप सबके लिए एक मशवरा है कि अगर आप इमरान खान की जो सलामती है उसे यकीनी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप में से सपोज़ 50,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, 1 लाख लोग देखते हैं, अगर आप में से हर शख्स आगे एक और शख्स से ये बात कहे कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल आसिम मुनीर उसकी टीम को इसका ज़िम्मेदार समझेंगे। इसके ज़िम्मेदार ना तो मरियम नवाज़ हैं, ना पीएमएलएन है, ना जेल का सुपरिटेंडेंट है, ना पंजाब पुलिस है, ना आईजीपी है, ना कोई और है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम, उनके घर वाले होंगे और ये 10 लोगों को आप बताएँ, उन 10 लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हर आदमी आगे 10 लोगों को बात बताएँ, ताकि ये आम ज़िद्द-ए-अवाम हो जाए। वो कहते हैं ना कि आवाज़े ख़लक़ को निकारा-ए-खुदा समझो। जितना ज़्यादा आप इस अपने अज़्म को डिक्लेयर करेंगे कि ठीक है, अभी हम कमज़ोर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो हालात बदलेंगे और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ आपको कहनी चाहिए।
बरसरे-आम, और आप देखें इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको महसूस होगा। अब थोड़ा-सा हम इस चीज़ को देख लें कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 26 नवंबर 2024 की जो इस्लामाबाद की ट्रेजेडी थी, उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किस तरह से याद किया। टू बिगिन विद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे यौम-ए-स्याह कहा, और उन्होंने पेशावर में हयाताबाद का जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम है, वहाँ पर उन्होंने एक कांग्रीगेशन और इजमा किया, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के अलावा इस्लामाबाद और पंजाब से बहुत सी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पे पहुँची, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँचे, मोहतरमा अलीमा खान साहबा, जिनको थोड़ी देर के लिए डिटेन कर लिया था पुलिस ने एक अदालत के बाहर, वो भी वहाँ से रिहाई पाके वहाँ पहुँची। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी भी थे। सुहेल आफरीदी ने भी और सलमान अकरम राजा ने भी वहाँ पे मेरा ख्याल है तकरीरें भी की। सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर तो मैंने देखी भी है। वहाँ पर ये जो इज्तिमा था, इसमें जो लोग जाँ बहक हुए थे, उनके घर वाले, ख़ानदान वाले, उनको बुलाया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 12 लोगों का तो पोस्टर इशू किए हैं, 14 का फिगर वो दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 33 पेजेस का एक डोसियर भी गुज़िश्ता साल ही इशू किया था, जिसका एक एब्स्ट्रैक्ट भी है, समरी भी है। इसमें तमाम डिटेल्स हैं कि कितने लोग जाँ बहक हुए और कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। इसके बारे में मज़ीद भी मैं कमेंट्स करता हूँ। और यहाँ पे मोहतरमा अलीमा खान साहबा के साथ एक छोटी सी वीडियो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यूट्यूब चैनल जो है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से एक मेन न्यूज़ पोर्टल और इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उनकी वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल भी उनकी रीच नहीं है। हालाँकि 1.6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो इस तरह का चैनल होता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखना चाहते। लेकिन रीच बहुत कम होने की वजह वो डीबूस्टिंग भी है, जो पीटीए ने यूट्यूब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूब चैनल की कराई हुई है। मैं इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको देता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग, जब तक मैं आपको नहीं देता, आपको चीज़ों को खोदने और परखने की आदत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो होती है बेचारी, इस हद तक देखिए कि डॉक्टर शहबाज गिल की वीडियो, वैसे जो अगर खुद उनका अपना वो टुकड़ा कहीं ट्विटर पे शेयर कर लेंगे, तो उसको लाखों, हो सकता है कहीं 10,000 15,000 व्यूज़ मिल जाएँ, या 20,000 25,000 30,000 व्यूज़ मिल जाएँ। लेकिन उनकी जो छोटी सी वीडियो यहाँ पे शेयर की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, उसको भी, उधर भी कोई उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि इस चैनल को सप्रेस किया हुआ है, जैसे इस चैनल को भी सप्रेस किया हुआ है। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ पर जो 3 कम से कम ऐसे लोग थे, जिनकी अलीमा की वीडियो में आप उनको देख सकते हैं, जिनको टांगों पे, जिस्म के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों पे गोलियां लगी, और उसमें से कुछ लोग अभी तक चल नहीं सकते, इनवैलिड हैं। अब मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गुज़िश्ता बरस ही बहुत मेहनत करके एक 33 पेज का डोसियर उन्होंने इशू किया था, जिसमें जाँ बहक होने वालों की, ज़ख्मी होने वालों की, हस्पताल की कैफियत, और जो बहुत सी रूमर्स थी कि लोग कहते हैं कि बॉडीज़ को उठा के ले गए, चले गए, उसके बाद जो लोग गुम हैं उनके हवाले से उन्होंने वो डोसियर इशू किया। वो डोसियर पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनकी गालिबन सोशल मीडिया टीम वगैरह ने वो डोसियर जो है बनाया। लेकिन जो कमज़ोरी रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की जो कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, वो एक्सपोज होती हैं, कि वो दुनिया में किसी भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को, दुनिया के किसी थिंक टैंक को, दुनिया के किसी ओपिनियन सर्कल के सामने अपना केस नहीं रख सके, उसे इंगेज नहीं कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि मगरबी दुनिया सिर्फ उन चीज़ों में ज़्यादा एग्जैजरेटेड इंटरेस्ट लेती है जब मगरब मुखालिफ हुकूमतें होती हैं। जैसे सद्दाम हुसैन की इराक़ में हुकूमत थी, जैसे सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत थी, लिबिया में गद्दाफ़ी की हुकूमत थी। वहाँ पे अगर एक बंदा मर जाए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के हालात वैसे उसी किस्म के हैं, लेकिन आप समझ नहीं सकेंगे, बशर अल-असद के सीरिया में और मौजूदा पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है, मज़ीद किसी वक्त आपको डिटेल से बताऊँगा। मगरब की दुनिया के लेंस से नहीं है, जब चूँकि मगरब नहीं कहता कि पाकिस्तान के हालात बशर अल-असद की तरह के हैं, इसलिए आप भी सारे समझते हैं कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, हमारे उस किस्म के हालात नहीं। सीरिया के हालात बहुत ख़राब थे, सीरिया के हालात भी शुरू में ऐसे ही थे। बाकी तो मगरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वहाँ पर एक ऐसी सिविल वॉर करवाई, जिसके नतीजे में हालात बहुत ख़राब हो गए, वरना मार्च 2011 से लेके अगस्त 2011 के दरमियान में सीरिया के ऐसे ही हालात थे जैसे इस वक्त पाकिस्तान में। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये उज़र आपके सामने रखे कि मगरबी ज़राए अबलाग, थिंक टैंक्स, वहाँ की ओपिनियन हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती, तो उसमें बहुत ज़्यादा वज़न है। लेकिन नालायकी फिर भी है। फॉर इंस्टेंस, सलमान मसूद साहब तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जब उन्होंने 26 नवंबर की स्टोरी डाली, तो 26 नवंबर की रात को गोली चल, क्योंकि उन्होंने अगले दिन, उसके कई घंटों के बाद उन्होंने स्टोरी डाली,
اور اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ گولی چل گئی، حالانکہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے کہنے کی بات نہیں تھی. سوشل میڈیا پہ اس وقت درجنوں ویڈیوز گردش کر رہی تھیں جو اب بھی لوگوں نے بہت نکالی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، جس میں تڑ 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 گولی چل رہی ہے، وہ صاف پتہ چل رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا کسی اسٹیج پہ سلمان مسعود صاحب کو کانٹیکٹ کیا، ان سے پروٹیسٹ کیا، یا نیو یارک ٹائمز سے پروٹیسٹ کیا، یا نیو یارک ٹائم کے ombudsman کو انہوں نے اپنی پوزیشن دیکھی کہ دیکھیں یہ وٹنسز ہیں، یہ ایویڈنس ہے کہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سٹوری ہے ڈراپ سائٹ کی، یہ سٹوری ہے BBC کی، یہ سٹوری ہے الجزیرہ کی، لیکن آپ کی سٹوری بالکل میئر اپ نہیں کرتی. تو اس چیزوں میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جو ایک اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں وہ بھی آپ کو بہت کھل کے نظر آتی ہیں. دیکھیے جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے دو فیزز ہیں فائرنگ کے. ایک تو دن کے 3 بجے سے 3 بجے سے اونچی بلڈنگز کے اوپر جو سنائپر بٹھائے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے، پولیس کے نہیں تھے، پاکستانی فوج کے، انہوں نے مسلسل تھوڑی دیر کے بعد سنائپر فائر کیا اور لوگوں کو گھراتے رہے، اور وہ لوگ زخمی ہو کے یا مردہ ہو کے پولی کلینک ہاسپٹل میں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پہنچتے رہے، اور رات کے 8 ساڑھے 8 بجے تک 10-12 لوگ اسی قسم کے گھائل ہو چکے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز کو بعد میں حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز ملی. رات کے 11 بجے کے بعد جو فائرنگ ہوئی اس میں جو لوگ زخمی ہوئے، اس میں جو لوگ گھائل ہوئے، اس میں جو لوگ ہلاک و جاں بحق ہوئے، ان کی باڈیز کہاں گئی ہیں؟ کوشچن ویئر آر دا باڈیز؟ اس کا سوال پاکستان تحریک انصاف کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 برس میں اس کا سوال ڈھونڈنے میں، جواب ڈھونڈنے میں بالکل ناکام رہی ہے. افواہیں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے لیڈروں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جو غریب لوگ اس میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ امیر آدمی تو کوئی بھی نہیں تھا، جتنے بھی طاقتور لوگ تھے ان سب کو بتا دیا گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، وہ تو ایک پوائنٹ سے آگے گئے ہی نہیں. یہ تو سب کلثوم ہاسپٹل سے پیچھے تھے، تو ان کو تو پتہ ہی تھا کچھ ہونے والا ہے. تو جو سارے غریب لوگ آئے ہوئے تھے موسٹلی فرام خیبر پختونخوا، ان کے خاندانوں کو بعد میں کمپنسیشن دے دی گئی، ان کو ڈرا دیا گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے سامنے نہیں آئیں گے، خاموشی سے اپنے جنازے پڑھ لیں. ویسے بھی جو لوگ گم ہو جاتے ہیں، یہ کوئی لوگ کسی الیکٹرانک ڈیٹا کے ذریعے تو آتے نہیں ہیں کہ فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون ہلاک ہو گیا. جب ایک شخص کی باڈی آپ کو ملی ہی نہیں ہے تو بڑے دنوں تک تو آپ یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ وہ بگ ڈھگ گھڑبڑ میں آگے پیچھے کہیں ہو گیا ہوگا، کسی اسٹیج پہ مل جائے گا. تو یوں لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیا گیا. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا، یا واقعہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، گھٹیا سے گھٹیا ملک میں اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو اب تک حکومت نے ایک انکوائری کمیشن اور کمیٹی بٹھا دینی تھی جو اس کو انکوائر کرتی، اخبارات مسلسل اس کے بارے میں سٹوریز لکھتے، بہت سی انویسٹیگیشن ہوتی. یہاں صورتحال ہے کہ واحد یہ 1-2 ہی پاکستانی ایسے تھے، ایک جرأت مند مطیع اللہ جان تھا جو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہاسپٹل میں. اس کے اوپر ان منافقوں نے اور ان کافروں نے، ان ابو جہل کی اولاد نے اس کے اوپر اسے کہتے ہیں ڈرگ کا کیس بنا دیا، اور ابھی تک وہ کیس جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ اس میں جو سٹوریز اچھی تھیں BBC کی، الجزیرہ کی، اور پھر جو امریکن سائٹ ہے ڈراپ سائٹ جو ہے، رائن گرم جس کے ایڈیٹر ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور وہ سٹوری اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھی ہوگی، میں بھی دوبارہ چونکہ لکھ بھی رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے لکھنے کے لیے. اس قسم کی چیز جو رائٹنگ میں جو چیز ہوتی ہے اس کی نیچر بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور میں لکھ نہیں رہا پاکستانیوں کے لیے، میں لکھ رہا ہوں ویسٹرن آڈینس کے لیے، اور اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، تو میں اس پہ بہت ریسرچ کر رہا ہوں. ڈراپ سائٹ کی سٹوری کیٹیگوریکلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ 25 نومبر 2024 کو جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر جنرل عاصم منیر نے ایک میٹنگ کی جس میں لوگوں کو کہا کہ اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا اور طاقت استعمال کی جائے. 2-3 اس کی آپشنز تھیں، اور بعد میں یہ تھا کہ اگر یہ نہیں ہٹیں گے تو آپ نے طاقت کا ہر قسم کا استعمال کرنا ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ جو منظر تھا تر 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 وہ تھا رات کے 11 بجے کے بعد کا. موونگ فارورڈ یہ نوٹ کیجئے کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ جب یہ ڈی چوک پہ یہ سب سانحہ ہوا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پاکستان کے رجیم کے جو منسٹرز ہیں، جس میں میرا خیال ہے صاحب ڈار صاحب بھی تھے، انہوں نے جو ڈپلومیٹک کور ہے، یعنی برطانیہ، امریکہ، یورپین یونین سے جتنے یورپ کے کنٹریز ہیں، ان سب کو بریف کیا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہاں پہ، جو آئے بیچارے آئے تھے 26ویں آئینی ترمیم پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ آئے تھے عدالتوں کو بچانے کے لیے، ان کو پریزنٹ کیا گیا کہ یہ باربیرینز ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ڈپلومیٹک انکلیو کو اور پاکستان کی جو سفارتکار ہیں سارے دنیا کے، ان کی زندگیوں کو یہاں پہ خطرہ ہے، اور ان کے لیے ہمیں طاقت استعمال کرنی پڑے گی. اور ایک طرح سے انہوں نے جو ڈپلومیٹس ہیں پوری دنیا کے، ان کا ٹیسٹ اپروول رہا پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے قریب، پارلیمنٹ کے قریب اور ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب قتل عام کرنے کا انہوں نے ایک ٹیسٹ اپروول جو ہے حاصل کیا. ابھی اسی مہینے نومبر میں، اب سے کوئی 10-12 دن پہلے، 14 یا 17 نومبر کے درمیان میں برطانوی ہائی کمیشن میں ایک تقریب ہوئی
किंग्स बर्थडे की हर साल होती है, बल्कि किंग्स बर्थडे की हुई, पहले क्वींस बर्थडे हुआ करती थी। किंग्स बर्थडे, किंग चार्ल्स की 76 बर्थडे का जश्न मनाया गया और उसमें पूरा इस्लामाबाद, आप उसकी वीडियो खुद जेन मैरियट जो हैं, जो इसकी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसकी वीडियो शेयर की है। मैं भी कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सारे इस्लामाबाद के लोग वहाँ मुफ्त की शराब पीने और नाचने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो वीडियो से आप देख सकते हैं हु इज़ हु। बाहर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को मार के गुम कर दिया गया है, बॉर्डर्स के ऊपर खौफनाक किस्म की टेंशन है। यहाँ ये शराब पी के नाचने के लिए सारे आए हुए हैं, सभी हैं उसमें, आप सबके चेहरे उसमें देख सकते हैं। उस पर जाएँ जेन मैरियट के ट्विटर हैंडल पे और आप पाकिस्तान के जो बेहिस शुरफा और उमरा हैं उनको वहाँ पे आप महवे रक्स आप उसको देख सकते हैं। चंद दिन पहले जब मैंने केटो इंस्टीट्यूट के अंदर एक टॉक दी तो मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा, ने कहा कि क्या डॉक्टर मोईद मुस्लिम दुनिया के अंदर लिबरलिज्म जो है, पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल लिबरल फिलॉसफी है, उसका कोई तस्वर मुस्लिम दुनिया के अंदर पाया जाता है? मैंने उनको कहा जी पूरी मुस्लिम दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की हद तक लिबरल वो होता है जो शराब पीना चाहे, शराब भी वो ऐसी ना पिए एक दो थोड़ी सोबर किस्म की, शराब पी के पागल हो जाए और उसको औरतों से सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इजाज़त होनी चाहिए, मज़हब के वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो, उसकी कोई पकड़ ना हो, वो प्रोमिस्कस जो हो। तो आप लिबरल होने का मतलब यही है कि आप शराबी हों, आप ज़ानी हों, आप इसे कहते हैं लॉ से अबव हों, ये लिबरल की डेफिनेशन है पाकिस्तान में। और मज़हब के आप ख़िलाफ़ हों और हर वक्त मौलवियों के ख़िलाफ़ आप बोलते रहे, लिबरल की डेफिनेशन है। तो मगरब के अंदर जो लिबरल की डेफिनेशन है वो पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा तस्वर है। और जब आप बर्नी सैंडर्स को देखते हैं या आप प्रोफेसर जेफरी सैक को देखते हैं कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, या बर्नी सैंडर्स आवाज़ उठाते हैं, या कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न आवाज़ उठाते हैं, यही रायन ग्रिम और ड्रॉप साइड जो बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तानियों के जहन में ये समझ आ ही नहीं सकती कि ये क्यों करते हैं। इसलिए कि पाकिस्तानियों में कभी कोई लिबरल पैदा ही नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानियों में कोई एस्पायर करे कि मुझे जेफरी सैक की तरह बनना है या मुझे रायन ग्रिम की तरह बनना है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम मिनहासुल कौम लठ लेके उसके पीछे पड़ जाएगी कि हिंदुस्तान का एजेंट है, सहूनियों का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, FBI का एजेंट है, गद्दार है, पाकिस्तान का दुश्मन है, इसको मार डालो, इसके टुकड़े कर डालो। तो ये सूरत हाल है लिबरलिज्म की पाकिस्तानी जहन में। मूविंग फॉरवर्ड, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं और उनका पागलपन जो है वो हर दिन जब वो मुंह खोलते हैं उनका पागलपन आया हो जाता है। और उनका पागलपन उन फुल डिस्प्ले था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब रिस्पेक्टेड राना सनाउल्लाह साहब उनके साथ मौजूद थे, जिसमें उन्होंने वो जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं इस सो कॉल्ड नाम नहाद बाई इलेक्शन के, जो असल में बाई इलेक्शन था ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेक को चेंज करने के लिए। बहरहाल उसमें जो कामयाब लोग हुए हैं सारे के सारे फेक जाली, उनको मुबारकबाद देने के लिए नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक मुलाकात की लाहौर के अंदर, एक क्लब के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस टॉक की। उस प्रेस टॉक में नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत भी तबाह कर दी और पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस भी उन्होंने तबाह कर दी। इस पर मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर उन्होंने ये कहा, बहुत इंटरेस्टिंग, कि असल में मुजरिम वो हैं इमरान खान को जो लेकर आए थे। अब इस पर उनका इशारा गालिबन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की तरफ है, और वो ये कह रहे हैं कि वो लेकर आए थे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनकी शेमलेसनेस की, बेशर्मी की नवाज शरीफ की ये इंतहा होनी चाहिए, ये इंतहा थी उनकी बेशर्मी की, ये इंतहा है कि इसी 24 घंटे में जब उन्होंने ये प्रेस टॉक की है तो इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार आए हैं, जिसमें पता चला है कि लाहौर शहर जहां बैठ के नवाज शरीफ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ वोटिंग का जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो शरह है वोट डालने की, तनासुब जो है वो सिर्फ 18% के करीब था, और बाकी भी पूरे पंजाब में वो पता नहीं 20 से 30% के दरमियान था। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां कहा जा रहा है कि 42% वोट पड़ा है हरीपुर की। वो कैसे पड़ा है 42%? वहां भी 20% ही पड़ा होगा, क्योंकि वहां इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा जाली वोट डाला है PMLN के कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो ये इनकी हकीकत है। नवाज शरीफ साहब के पागलपन के क्या हालात हैं? नवाज शरीफ साहब मुसलसल बातें कर रहे हैं, हर किस्म की बातें कर रहे हैं। एक चीज़ उनकी सिर्फ देख लें, उनके पागलपन। कह रहे हैं कि 1999 में जब मुशर्रफ ने मुझे हटा दिया तो उस वक्त रियाल जो था वो 11 रुपये का होता था। उस बात को 26 बरस गुजर चुके हैं, ज़ाहिर रियाल ने 11 रुपये पे नहीं रहना था। नवाज शरीफ साहब की ज़हनी सूरत हाल उस रिटायर्ड सिविल सर्वेंट की है जो कहीं 2000 में रिटायर हो गया है, 25 साल उसको हो चुके हैं रिटायरमेंट के, अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही, बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते। तो वो जब कोई उसको मिलने आ जाता है, उसके काबू में जब कोई आ जाता है, ऐसे बहुत से सरकारी मुलाजिम आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाते हैं आपको। तो जब कोई बच्चा उसके काबू आ जाता है या कोई बेचारा बेवकूफ़ उसके काबू आ जाता है, तो वो फौरी तौर पर सिगरेट का एक कश लगाता है और वो कहता है कि जब मैं
कसूर में डिप्टी कमिश्नर होता था, जब मैं झंग में डिप्टी कमिश्नर होता था, तो एक बंदे को वकील को गिरफ्तार करके पुलिस वाले लाए, वो बड़ी बदतमीजी कर रहा था। मैंने उसको कहा शट अप नॉनसेंस सिट डाउन, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, या स्टैंड अप, और वो फिर अपनी कहानी शुरू कर देता है। तो नवाज शरीफ साहब अब उस आदमी की तरह है जो समझता है कि उसका सिर्फ माजी ही माजी है, उनकी तमाम शान और शौकत जो है वो माजी में है, उनके हाल में सिर्फ और सिर्फ उनकी बदनामी है, वो ख़त्म हो चुके हैं तमाम तर। और लेकिन खबर यह है कि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। यानी वो शख्स जिसका सिर्फ माजी है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो अब पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इसके साथ ही सिंध के गवर्नर कामरान तसोड़ी जो है, उनको हटाने की पूरी खबर है। इसका मतलब यह है कि एट द सेम टाइम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना। मैंने ऐसे पिछले वीलॉग में भी आपको कहा था कि इस पे ज़्यादा खुश ना हो, यहाँ पे कोई जरदारी और नवाज़ और जनरल आसिम के दरमियान में फड्डा नहीं है। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें बिलावल को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब एक अपोजिशन की पार्टी दिखाया जाएगा। उसी फॉर्मूले को वापस लाना चाह रहे हैं जो 2008 से 2013 और 2013 से 2016-17 तक इन्होंने चलाया, जब पीपल्स पार्टी के पास सेंटर की गवर्नमेंट भी थी और सिंध की गवर्नमेंट भी थी, पीएमएलएन के पास पंजाब की गवर्नमेंट थी, बाद में पीएमएलएन के पास पंजाब था और सेंटर था, और कहने में ये अपोजिशन बने हुए थे। ये वो वैक्यूम था जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राइज किया था। अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑपोजिशन पार्टी की हैसियत से भी फील्ड से निकाल दिया जाए और वहां पर एक जाली ऑपोजिशन दोबारा से बिठा दी जाए। क्या ये चल पाएगा? आई लीव दैट डिसीजन अपॉन यू। अब आगे आए इसमें वाशिंगटन में, जहां मैं मौजूद हूं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में नेशनल गार्ड्स व्हाइट हाउस के करीब एक स्ट्रीट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्ट्रीट, पता नहीं कौन सी थी, उसमें इसे कहते हैं, 2 नेशनल गार्ड्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया जो क्रिटिकल कंडीशन में, एक गनमैन ने। अब वो गनमैन गिरफ्तार हो चुका है, खुद भी ज़ख्मी हालत में, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ फायर। बदकिस्मती से जो मेरा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा यदि मुझे परेशानी हो रही है कि ये हमलावर जो है ये अफ़गान निकला है, एक 29 बरस का अफ़गान है जिसको अमेरिका में असाइलम मिला या उसने यहाँ पे इमिग्रेट किया। प्रेसिडेंट बाइडन की जो स्कीम थी एलाइज वेलकम टू एलाइज, जिसके नतीजे में जो अफगान, और गालबन हो सकता है कि अफगान नेशनल आर्मी का कभी कोई सोल्जर हो, बहरहाल अब वो गिरफ्तार हो गया है, 29 ईयर्स का है। अब इसने ये क्यों हुआ है, इसके क्या मुहरकात हैं, इसका मोटिव क्या था, इसने क्यों ऐसा किया, ये तो ज़ाहिर है स्टेज पे क्लियर नहीं है। व्हाइट हाउस के बाहर आज तक वैसे जितनी भी फायरिंग्स हुई हैं उसमें से कोई भी कोई बड़ी साजिश नहीं थी, वो सारी की सारी सरफिरे पागल क्रेजी किस्म के लोग थे, रोनाल्ड रेगन से लेकर आज तक कभी भी कोई उसके पीछे कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पर इसकी कम से कम 2 बड़ी वाज़ेह किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एंटी इमिग्रेशन ड्राइव है और रिपब्लिकन पार्टी की, उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा मोमेंटम और स्ट्रेंथ मिलता है कि देखें इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं वो किस तरह ख़तरनाक हैं और उनको यहाँ पे नहीं, हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ से कमज़ोर होती है और रिपब्लिकन और प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से स्ट्रांग होते हैं। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का मसलसल फड्डा चल रहा है अमेरिका की जुडिशरी के साथ, और पिछले 24 घंटे पिछले 1-2 दिन में ही एक जज ने उनकी जो नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट जगहों पे, उसको इलीगल करार दिया था। और इस हमले के फ़ौरन बाद, ये जो अफगान ने किया है, इसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने जज के उस डिसीजन के खिलाफ अपील कर दी और उसे चैलेंज कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखें कितने खतरनाक हालात हैं और जुडिशरी इसको समझ नहीं रही है। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है, जब वो नेशनल गार्ड को, जिसको नेशनल गार्ड बेसिकली चूंकि अमेरिकन मिलिट्री का हिस्सा है, तो नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट अमेरिकन मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट समझी जाती है। तो नेशनल गार्ड की इस डिप्लॉयमेंट के खिलाफ मुसलसल खप चल रही है अमेरिका में, बहुत शदीद किस्म की। जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनका इसका बड़ी अच्छी तरह से एहसास है। 6 डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने चंद दिन पहले एक वीडियो इसके हवाले से इशू की, जिसमें 2 बहुत ही मुमताज़ हैं, मार्क केली एंड एलिसा स्लॉटकिन, और उन्होंने कहा कि अमेरिका की मिलिट्री ऑफिसर्स को कोई भी इलीगल ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप इस पे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने एफबीआई को और पेंटागन को कहा कि इनको नोटिस इशू करें, इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, और एफबीआई ने भी इन 6 डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन को बुलाया हुआ है और नोटिस इशू कर दिए हैं, और पेंटागन ने भी नोटिस इशू किए हैं। लेकिन वो जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम लानत भेजते हैं इन सारे नोटिस पे और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ेंगे, हमने कोई गलत बात नहीं की। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं दे हैव टू एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हम कह रहे हैं कि वो इलीगल ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इस वक्त क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स लीगल हैं या इलीगल हैं। ठीक, अच्छा, अब ये डिबेट ज़ाहिर है खाली यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे बदस्तूर मिलिट्री को एज ए टूल, इलीगल ऑर्डर्स, अभी हमने सारा डिस्कस किया है, 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं 26 नवंबर का कत्लेआम, ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट यूज़ मिलिट्री का हुआ है गुज़श्ता 40 महीनों में पाकिस्तान के अंदर, ये पैरामिलिट्रीज का हुआ है, ये सब का सब इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स है।
अमेरिका के अंदर ये जो भी केस चलेगा, इसकी बड़ी रेपरिकॉशंस और इम्पोर्टेंस होंगी और इन द एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम हार जाएँगी। जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप तक में 400 लोगों के ऊपर मुकदमे खोले, कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा। जैसे एफबीआई के एक्स डायरेक्टर जेम्स कॉमी को इन्होंने इंडाइट किया था, लेकिन अदालत ने उनको छोड़ दिया है। तो इसको आप ज़रा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इसको देखना चाहिए। मैं आपको याद करवाऊँ कि 1995 की बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, इसी हवाले से अगर आपने देखी नहीं है, क्रिम्सन टाइड, जिसमें लीड हीरो हैं डेंजल वॉशिंगटन, उनके साथ जीन हैकमैन जिनकी डेथ हो गई कुछ अर्सा पहले। और ये वो फ़िल्म है जिसमें एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसको एक सोवियत सबमरीन या शिप जो है उसके साथ उसकी तहस-नहस होती है समुंदर में। एक मतलब न्यू एक वॉर सिचुएशन है बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसका उसका जो कम्युनिकेशन है अपनी नेवल हाई कमांड के साथ, अमेरिकन मिलिट्री के साथ, वो कट ऑफ हो जाता है। वो समुंदर के नीचे चली जाती है डेप्थ्स के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसको पहले एक मैसेज मिलता है नेवल हेडक्वार्टर से कि अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो मॉस्को के ऊपर फायर किए जाएँ। लेकिन उसको सेकंड मैसेज नहीं मिलता, उसकी कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाती है। जीन हैकमैन हैकमैन जो उसके कमांडर हैं नेवल नेवल उसके सबमरीन के, वो कहते हैं कि चूंकि हमारा कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया है, हमें मिसाइल्स फायर कर देने चाहिए। लेकिन जो डेंजल वॉशिंगटन है, जो उनका सेकंड इन कमांड है, वो कहता है कि एज पर द लॉ ऑफ द नेवी हमें फायर नहीं करने चाहिए, हमें सेकंड कम्युनिकेशन का वेट करना चाहिए। और फिर इसमें आपस में बड़ी लड़ाई होती है वो उसके सबमरीन के अंदर, और डेंजल वॉशिंगटन जो है वो जीन हैकमैन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके लोगों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब ये सबमरीन का राब्ता दोबारा एस्टेब्लिश होता है अमेरिकन नेवी के साथ, तो पता चलता है कि वो टेंशन ख़त्म हो गई है, और अगर ये मिसाइल फायर कर देते हैं मॉस्को के ऊपर तो फिर डेफिनेटली एक वॉर जो है सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में छिड़ जाती। तो ये इंपॉर्टेंस में है नेवल लॉ की। तो आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से इन्होंने आर्मी एक्ट और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। नाउ लुकिंग टू द सिचुएशन बिटवीन अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, टेंशन तो बदस्तूर है, लेकिन हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने गुज़िश्ता 12 घंटे में ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बहुत तेज़ी से आर्टिलरी पीसेस और असला यानी वेपन सिस्टम्स जो हैं आर्मोर्ड या आर्टिलरी पीसेस को, उनको बॉर्डर पे रश कर रहे हैं। और वहाँ पर ये बॉर्डर है चमन का, स्पिन बोल्डक का बॉर्डर जो है उस पर ये रश कर रहे हैं। और अफ़गान साइड जो है वो कह रही है कि उनके जो 10 लोग जहाँ भाग हुए हैं, जो बच्चे हैं, ग़ालिबन ये उसकी एक टेंशन है। क्या ये अफ़गानों का इनिशिएटिव है, पाकिस्तानियों का इनिशिएटिव है, ये क्लियर नहीं है। ये हकीकत भी किस हद तक है जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। जो चीज़ ये क्लियर है कि हिंदुस्तान और दुनिया का मीडिया मसलसल इसके ऊपर फोकस कर रहा है, वो इसको बहुत गौर से देख रहे हैं। वो समझते हैं कि ये ट्रायंगुलर सिचुएशन डेवलप कर चुकी है। ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर, जिनकी बात को ना पाकिस्तान में कोई बिलीव करता है ना बाहर कोई बिलीव करता है, वो ये कहते हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक जिसमें बच्चों के जहाँ बहक होने की बात है, ये पाकिस्तान ने की ही नहीं है। वो कहते हैं हम ना तो कोवर्ट एक्शन करते हैं, ना हम सिविलियंस को टारगेट करते हैं, हम तो बहुत एक ऑनरेबल किस्म की मिलिट्री हैं। बहरहाल उनकी बात को अब कोई भी बिलीव नहीं करता, वरना कम अज़ कम बिलाल एआई रोज़ उनकी खबर ले रहे होते हैं ट्विटर पर। अब इसमें जो चीज़ है, अफ़गान फोर्सेस की कोई फाइटिंग कैपेबिलिटी है नहीं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ताकतवर है उनके मुकाबले में बाय ऑल मीन्स। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, ये एक देखने वाली चीज़ है। बिकॉज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट पे अगर आपको दिखाऊं कि हिंदुस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल जो हैं वो मसलसल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान टेंशन पे फोकस कर रहे हैं, उसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, और वहाँ पर केस ये बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जहरीत के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जिसको टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, उसकी मदद जो है वो करनी चाहिए। एट द सेम टाइम दिल्ली ब्लास्ट की जो सिचुएशन थी, वहाँ पे 7वां बंदा भी गिरफ्तार किया गया है। वो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ कोई इल्ज़ाम लगाया नहीं है, लेकिन लगता यही है लोगों को घूम फिर के ये कहानी पाकिस्तान के ऊपर आएगी। एक फ़ाइल जो है वो बिल्डअप हो रही है। तो ये वो सारी टेंशन्स हैं जिसमें ज़ाहिर है कि जो हमारा मर्द मुजाहिद है वो ज़ाहिर है घबराने वाला बंदा नहीं है हमारा, आपको पता है वो तो बहुत बहादुर आदमी है। तो उन्होंने एक पूरा खिलाड़ पैदा कर दिया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि खिलाड़ किधर जाएगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।